हेलो दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद निशांत में। मैंने नेट क्वालिफाई की है 6 दफ़ा और मैंने पीएचडी भी किया है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से। पिछले क्लासेज में हमने एंशिएंट इंडिया में उपिंदर सिंह की कुछ चैप्टर को देखा था, परंतु विद्यार्थीगणों की रिक्वेस्ट के बाद मैं ऑन बोर्ड आप लोगों के सामने आया हूँ और ये इंट्रोडक्शन क्लासेज के तौर पे ही आप इसे ले सकते हैं। मैं फिर से चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा और उम्मीद करता हूं कि आपको और हमारा ये साथ जो है वो लंबा चलेगा और ये इंट्रोडक्शन के साथ धीरे धीरे आगे जाके हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। और मेरा उद्देश्य होगा कि पीसीएस और जितने भी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, मेरे अनुभव से उनको लाभ मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्लासेस से। तो देखते हैं कि प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए या फिर विश्व के किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए हमको साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो साक्ष्य हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो लिटरेरी फॉर्म में हो या रिटेन फॉर्म में हो, तो लिखित साक्ष्य और अलिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य और वस्तुओं के ऊपर उकेरी गई वस्तुओं से प्राप्त। तो इतिहास में हम लोग यह इतिहास का सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव हम लोग यह जानते हैं कि इतिहास का सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि किसी भी वैज्ञानिक विधि से अगर बीते गए अतीत के पास्ट को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो हिस्ट्री का हिस्सा बनता है। तो हिस्ट्री अपने आप में सोशल साइंस भी है और साइंस भी है, क्योंकि जो भी फैक्ट को हम लोग परखते हैं, मानते हैं, उसे अनेक साक्ष्यों से प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में बहुत सारी सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, बीती गई चीजों के बारे में जानने के लिए उस समय की चीजों का मिलना आवश्यक है। अगर 2 साल पहले की अगर किसी घटनाओं के बारे में अगर मुझे व्यक्तिगत तौर से अगर कोई पूछे कि आप 2 साल पहले कहाँ थे और आप प्रमाण दीजिए कहाँ थे, तो मुझे प्रमाण देना होगा। कागजात के तौर पे मुझे फोटो दिखाने होंगे, या फिर मैं अगर कहीं पे था तो वहाँ के ट्रेन टिकट, बस, ट्रेवल जो भी मैंने किया है वहाँ का मुझे कागज देना होगा। तो बीती गए मेरे अपने पर्सनल पास्ट को जानने के लिए मुझे दस्तावेजों की आवश्यकता है और अन्य लोगों की भी आवश्यकता होगी जो यह गवाह बनेंगे कि हाँ, इस आदमी ने मेरे साथ ये समय बिताया था। ठीक उसी प्रकार से चूंकि इतिहास में बहुत ज़्यादा पास्ट हम लोग जान नहीं सकते हैं, जहाँ 2 करोड़ साल पहले या फिर 6-7 हजार बरस पहले, तो इंसानी गवाह नहीं हो सकते हैं, परंतु जो वस्तुएं उस समय एग्जिस्ट की थी, जो अस्तित्व में थी, उसको आधार मान के हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वो जो साक्ष्य रहा, चाहे वो लिखित रूप में हो या किसी भी रूप में, चाहे तालपत्र के ऊपर लिखी गई या फिर किताबों के रूप में लिखी गई, या जो है ऊड के ऊपर लिखी गई, उकेरी गई, तो उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो इतिहास में ये देखेंगे कि प्राचीन भारत से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो सभी परीक्षाओं का मुख्य आकर्षण रहा है। जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य लिटरेरी फॉर्म में हो या फिर किसी वस्तु के ऊपर कहीं से प्राप्त की गई, चाहे वो किसी भी सिविलाइजेशन की क्यों ना हो, तो उसे हम लोग इतिहास में उसको हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसीलिए प्रथम चैप्टर में जहाँ पे भी आप ये देखेंगे, चाहे वो एंशिएंट का हो या फिर मेडाइवल का हो, वहाँ पे साक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। तो देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो है वो इराक में थी, आधुनिक इराक में जो था वहाँ पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मिला, क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है कहाँ से मिलता है, तो मेसोपोटामिया से मिलता है। और कब का है, तो ये 3400 BC का है। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इतिहास को जितना समझना आवश्यक है, उसमें फैक्ट को याद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मगर बगैर समझे अगर चीज़ों को याद रखने का प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती है। इसीलिए ये जानना आवश्यक होता है कि जो चीज़ें बनी हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है, क्यों हम उन चीज़ों को पढ़े, उसकी क्या आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जो सभ्यताएं थी वो क्यों अस्तित्व में रहीं, उसका क्या मूल्य है, उसका क्या महत्व है, जिसकी वजह से आज हम ऐसे हैं। तो अपने वर्तमान को जानने के लिए हमको अपने अतीत को पढ़ने के लिए इन साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। इतिहास में इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से स्वतः अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं बिफोर क्राइस्ट कि श्रीलंका, जहाँ श्रीलंका के अनुराधापुर से, तो श्रीलंका में जो अनुराधापुर जगह था वो श्रीलंका के बीचों बीच था, और उस बीचों बीच जगह पे श्रीलंका के अनुराधापुर कैपिटल सिटी रहा। और उस समय में जब अशोक और अन्य चोल राजाएं जो है वो साउथ में राज्य कर रहे थे, उस समय अनुराधापुर भी महत्वपूर्ण जगह रहा। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट अर्थात कि ब्राह्मी एक ऐसी लिपि है ब्राह्मी जो बाएं से दाहिने की तरफ लिखी जाती है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसी लिखी जाती है, तो वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं। तो और ये एक सवाल उभर के आता है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जो है इसका अर्थ क्या हुआ। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का अर्थ है कि ईसा के जन्म के पहले का समय। और चौथी शताब्दी का क्या मतलब हुआ, तो चौथी शताब्दी का मतलब हुआ कि 301 बीसी से लेकर 399, 301 से लेकर 399 तक, 301 से लेकर 399। और यही अगर सेकेंड बीसी की बात आ जाएगी तो हो जाएगा कि 101 से लेकर के 199 बीसी तक। तो जो जहाँ पे ये जो अंक है, इस अंक के ठीक पहले 100 वर्षों तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 100 वर्षों को न मान के 99 वर्ष तक को माना जाता है। और ठीक जो अंक ये जो फोर्थ है जिसको आप 400 मान के चलिए, और ये सेकेंड है तो इसको 200 मान के चलिए, तो इसके ठीक पहले का जो 99 साल होगा वो सेकेंड बीसी को दर्शाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं। तो जो अनुराधापुर से जो भी हमें प्राप्त हुई है, या फिर जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संगम लिटरेचर जो प्राप्त हुई है, वो दक्षिण भारत के बारे में बताती है, इतिहास के बारे में कि दक्षिण भारत में क्या क्या चीजें हुई। तो हर जगह की अपनी अपनी खूबियां हैं, और सभी जगह से कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का जो लिटरेरी अर्थात लिखित दस्तावेज है वो प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में अगर संगम है तो वहीं हम लोग के उत्तर भारत में महाभारत और रामायण और पुराण और वेद वगैरह हैं, तो उसे हम लोग आगे जाके देखेंगे। और वही अगर आप कहें तो कि किसी भी लिपि से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो लिपि तो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिस भाषा कोई भी बात लिखी गई है या गढ़ी गई है। तो अगर जो बातें लिखी गई हैं किसी प्राचीन समय में, तो वो बातें किस बात को दर्शाती हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कल्चर से बड़ा जो है कोई चीज, अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है ह्यूमन सोसाइटी, तो उसमें संस्कृति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। और संस्कृति में सब चीज अपने आप इंक्लूड होता है। वो कुछ प्रमुख तत्व हैं जैसे कि समाज, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नैतिक, दर्शन शास्त्र, धर्म इत्यादि। तो जितने भी क्रियाकलाप है मानव से संबंधित, वो सभी का सभी जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो जो 19वीं शताब्दी रहा है, ये आज विशेष चर्चा का विषय रहेगा। और नेट जेआरएफ के एग्जाम में हमेशा थियोरेटिकली एक पेपर आता है हिस्टोरियोग्राफी का, या फिर एमए के पेपर में भी है। तो आप ये जानेंगे कि जो खरोष्ठी और ब्राह्मी जो है जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की खोज की थी 1839 ईस्वी में। और जो खरोष्ठी लिपि है, वो खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में क्या अंतर है। ये खरोष्ठी लिपि जो है भारत में नहीं जन्म हुआ था इसका, ये ईरान से आई हुई है। और ईरान से बढ़ते बढ़ते अफगानिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए भारत में इसका जो है आगमन हुआ। खरोष्ठी लिपि जो है अशोक के समय में इसका जो है भारत में आगमन होता है। और खरोष्ठी लिपि के बारे में कहा जाता है कि ईरान में मौर्य के ही समय में इसका, मौर्य के काल से पहले से ही इसका उदय हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि खरोष्ठी का जो काल होगा वो काल यहाँ पर कहीं ना कहीं, इसको आप 320 ईसा पूर्व का समय का मान सकते हैं। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो हम लोग जानते हैं कि अशोक की जितनी भी लिपियां रही हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखी गई हैं। तो कौन कौन से अशोक के अभिलेख हैं ये हम लोग आगे जाके देखेंगे, और उसको याद करने के क्या क्या ट्रिक्स हो सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। परंतु अभी फिलहाल यही जानना महत्वपूर्ण है कि 19वीं शताब्दी का अर्थ क्या हुआ। तो 19वीं शताब्दी का अर्थ हुआ 1801 से लेकर 1899 तक।
तो ये 19वीं शताब्दी। तो जो अंक समाप्त हो रहा है उसके बगल में आप डबल डिजिट लगा दीजिए और इसके पहले का 99 साल जो है उस शताब्दी के अंदर में अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। तो उसे 19th सेंचुरी कहा गया। इस सेंचुरी इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जो भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। इसीलिए पढ़ने का प्रयास किया कि जिनके ऊपर वो शासन कर रहे थे वो चाहते थे कि उनकी संस्कृति के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग जाने, पढ़ें, अध्ययन करें और तब उनके ऊपर शासन करें। तो सुसंगठित प्रशासन करने के लिए जो है भारत में जो है अंग्रेजों के द्वारा इतिहास पढ़ने का कार्य किया गया, जिसे ओरिएंटल हिस्टोग्राफी का नाम दिया गया। और वो अलग से पेपर हम लोग देखेंगे। और इस धर्म की वो किताब है और एक और ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से भी किताब आती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईएच कार की किताब है व्हाट इज हिस्ट्री, वो भी हिस्टोग्राफी को पढ़ने में समझने में बहुत मदद करती है। लेकिन फिलहाल हमारा ये उद्देश्य यही होगा कि जो इतिहास है, जैसे कि अगर बाहरी तौर पे अगर आप ये देखें कि अगर कोई जैसे कि कोरोना वायरस कहीं अगर आप लेते हैं तो कोरोना वायरस अगर अटैक करती है पूरे विश्व में, पैंडेमिक बन जाती है, तो लोगों को ये सारी सरकारें, विश्व की जितनी भी सरकारें हैं सभी सतर्क हो जाते हैं और सब यही प्रयास करते हैं कि जाने कि उसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आया है। तो सबको पता लगा कि हाँ ये चीन के जिनजियांग जो है प्रांत से आया है। और इसका तो जब ये सवाल उभर के आ गया कि ये कहाँ से आया है, तब इसका अगला सवाल ये उठा कि ये वायरस का स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी कमियां क्या है, ये इसका एग्जिस्टेंस किससे बना, ये कौन कौन सी चीजों से बना है और किन परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है, इसकी क्या कमियां हैं। तो जब हम किसी भी चीज के मूल स्वरूप के बारे में जानेंगे तभी उसके ऊपर हम जो है और थर्ड जब हम ये जान गए तब थर्ड फेज में हमने वैक्सीनेशन बनाने का कार्य किया। तो वैक्सीनेशन का काम कोरोना वायरस के अटैक के बाद लगभग 6 महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही, जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि 4-5 महीने बाद ही बन पाया था। तो चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो या फिर इंडिया हो, तो सभी को समय लगा था ये जानने में कि इसका मूल स्वरूप है क्या। पहले सबसे पहले कि आया कहाँ से, उसके बाद मूल स्वरूप क्या है, और तब थर्ड फेज में ये आया कि ये जो चीज आया है इसकी क्या कमियां है, इसको कमियां जानने के बाद इसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो वैक्सीनेशन तैयार हुआ। तो अब वैक्सीनेशन तैयार हो जाने के बाद अब और अगले फेज में आ रहा है कि किस प्रकार से जो है हार्ड इम्यूनिटी के तहत भविष्य में जो है इस तरह के खतरे से, इस प्रकार के अन्य खतरों से भी निपटने के लिए मानव तैयार हो। तो इतिहास में यही चीजें महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अंग्रेज भारत में आए और उनको आप समझ लीजिए कि अंग्रेज यहाँ पे आए और उनको यहाँ पे लग रहा है कि जितने भी जो है भारतीय सभ्यता है या फिर ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सभी मनुष्य नहीं है, वो सब जानवर के समान है, उनके ऊपर शासन करना चाहिए, राज्य करना चाहिए। तो आप उसी मेंटेलिटी से देखें, अगर उसी मानसिकता के साथ कि अगर किसी चीज को नियंत्रण करना हो तो उसका सबसे मूल है कि वो चीज आया कहाँ से। तो हम लोग के ऊपर अगर किसी को शासन करना हो या नियंत्रण करना हो तो आप उस एंगल से आप देखिए कि अंग्रेज उस एंगल से हमको देख रहे हैं, जिस एंगल से हम लोग कोरोना वायरस को देख रहे हैं, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास भी वहीं से हुआ और पूरी भारतीय जो पुनर्जागरण का काल है या फिर पूरा जो 200 सालों का 190 सालों का जो हम लोग का रहा है 1757 से लेकर 1947 तक जो भारतीय संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोग को अपने इतिहास और अपने जो हमारी पहचान है उसको बनाए और बचाए रखने के लिए हुई है। तो सभी लोगों ने अपने अपने एंगल से जो है इतिहास को देखने और लिखने का प्रयास किया और उसके पीछे भी अपना अपना उद्देश्य था। चीन ने ये कहा कि मैंने कोरोना वायरस बनाया ही नहीं, तो अपने आप आया है, ये बाहर से आया है, हम लोग का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ करने का प्रयास किया कि दुनिया को बताने का कि हमारे यहाँ से नहीं है। बहुत अलग अलग ढंग से व्याख्याएं उन्होंने दी, बहुत सारे साइंटिफिक खोज करके रिपोर्ट भी, आर्टिकल भी लिखे कि नहीं इसका खोज ये जो खोज है यहाँ पे नहीं हुआ है, बाहर से आया हुआ है। यहाँ तक कि दूसरे देश के ऊपर भी आरोप लगा दिए। तो सारी विश्व कह रही है कि चीन, और चीन कह रहा है रिपोर्ट देके कि दूसरा। तो इसी इतिहास में भी ठीक इसी प्रकार से मतांतर होते हैं कि जो लोग देख रहे हैं समस्या कोरोना वायरस, परंतु एक जो विक्टिम है, जो प्रताड़ित है, वो अलग ढंग से देखेगा और जो प्रताड़ित करने वाला है वो अपने ऊपर ब्लेम ना लेके वो सबके ऊपर ब्लेम कर रहा है। तो इतिहास में भी ठीक वैसा ही हुआ कि जो लोग जिम्मेवार हैं, जो जिम्मेवार तत्व है, वो अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं और अपने फायदे के लिए अपने ढंग से इतिहास को देखता है, और जो पीड़ित है वो इतिहास को उसी रूप में देखने का प्रयास करते हैं जैसा हुआ है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग लाभ भी उठाने, पीड़ित में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जो खुद को जरूरत से ज्यादा पीड़ित बताकर। तो अभी के समय में आप लोग देख ही सकते हैं इस चीज को, बहुत सारे जगह एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो ये समय 19वीं शताब्दी का वही रहा है
और उसे हिस्टोरियोग्राफी के पेपर में देखा जाए, मूल उद्देश्य यही था जानना कि इतिहास में जो 4 विधाएं हैं इतिहास को पढ़ने का, इसमें सबसे पहले है कि प्राच्य इतिहासवादी जो भारत जो इंग्लैंड से जितने भी इंग्लैंड के या फिर बाहरी लोग फॉरेनर थे, उन्होंने अपने इतिहास को अपने ढंग से व्याख्या किया, तो उसे आप ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में रखते हैं। और दूसरा जो इतिहासकारों की श्रेणी आती है जो हम भारतीयों में से उभर के आती है, उसका प्रतिरोध करती है कि इतिहास का स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा है जो हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो ये ऐसा है, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को। तो उन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की और जो साक्ष्य उपलब्ध थे वो लगभग वही थे, थोड़े थोड़े बदलाव आते गए, उनके अपने अपने ढंग से व्याख्या हुई। तीसरी जो है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, जो हम लोग सब जानते ही हैं। मार्क्सिस्ट में मार्क्स द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, वर्ग संघर्ष और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वगैरह वगैरह सिद्धांत है, 4 सिद्धांत। और सबसे आखिरी है सबाल्टर्न। तो सबाल्टर्न में जितने भी निम्नतम के वर्ग के लोगों का इतिहास है, जिन्होंने इतिहास में आम लोगों का इतिहास, जिन्होंने इतिहास में बदलाव तो बहुत किया, परंतु उनका नाम महत्व उस तरह से उभर कर नहीं आता है, उनको उस तरह से जो है सम्मान नहीं मिलता है जिस तरह से उसको मिलना चाहिए। तो इतिहास अपने आप में इतिहास को 19वीं शताब्दी में अलग अलग ढंग से लिखने का प्रयास किया गया। इतिहास को जानने का अर्थ है कि अपने आप के वर्तमान को बचाए रखने का एक प्रयास, कि आपकी अपनी एक छवि है, एक आपकी अपनी पहचान है, उस पहचान को ढूंढना है, उस पहचान को ढूंढ के अपने वर्तमान के साथ उसको प्रासंगिक बनाना है। मैं वर्तमान में ऐसा हूँ, इसके पीछे मेरा ऐसा अतीत रहा है और वो अतीत गौरव में ही रहा है, हमने योगदान किया है। तो सभी वर्गों का ऐसा ही उद्देश्य था। तो यही मूल बातें थी इस टॉपिक से संबंधित। और आगे है कि 1871 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है वो गठन होता है और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी जो है वो स्थापना की जाती है। और वही 1950 में हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो डीडी कौशाम्बी के जैसे एक महान इतिहासकार हैं डीडी कौशाम्बी, तो उन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को बनाने का बहुत ही कार्य किया। और आगे फिर देखते हैं कि भारत के सर्वप्रथम इतिहासज्ञ किसको माना जाता है, तो वो कलहन को माना जाता है। कलहन ने क्या किताब लिखी, तो 1150। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहास में डेट को याद रखने का एक जो ट्रिक है, वो ट्रिक हम लोग बाद में जाके देखेंगे। तो शुरुआत में तो चीज़ों को बार बार रिपीट करना और ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, परंतु आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने के बाद कि याद करने का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उसके पीछे क्या साइंटिफिक चीज़ें हैं वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो रजत रंगनी का अर्थ है कि रजत और रंगनी, तो ये इसका अर्थ है कि रिवर ऑफ किंग, यानी कि राजाओं की नदी। तो इसमें 7 भागों में जो है वो कश्मीर का इतिहास लिखेगा। और कलहन ऐसे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह माना कि इतिहासकार का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वो ईमानदारी से जो भी बातें बीती है उन बातों को वो लिखे, ना कि किसी अपने मनगढ़ंत बातें और अपने व्यक्तित्व को जो है इतिहास में घुसा दे। तो यही चीजें हैं रजत रंगनी में। और चाइना में सर्वप्रथम बार फर्स्ट बीसी में जो है वो प्रिंटिंग वुड के ऊपर प्रिंटिंग करने का कार्य जो है वो किया गया। और सुई डायनेस्टी में इसका कार्य स्टार्ट हुआ। और सुई डायनेस्टी का टाइप क्या था वो इम्पोर्टेंट, हम लोग ये देख सकते हैं कि जो सुई वंश है उस सुई वंश के में जो 581 से लेकर 618 शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। ये डेट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और ये महत्वपूर्ण है सुई। ये सुई से आप ऐसे याद रखें कि सुई धागा से आप याद रख सकते हैं। सुई धागा क्या करती है, सिलने का कार्य करती है। परंतु यहाँ सिलने के का कार्य के बजाय जैसे काठ की बनी हुई चीजें हैं, तालपत्र हैं, तो इनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाता था और जोड़ने के बाद इसके ऊपर लिखाई का कार्य किया जाता था। तो चीन में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो काठ के ऊपर लिखने का कार्य किया गया। किसके द्वारा, तो सुई के द्वारा। तो सुई से क्या किया जाता था, पहले जोड़ दिया जाता था, उसके बाद लिखने का प्रयास किया जाता था। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और फिर धांग, तो धागा से आप याद रख सकते हैं। धागा, तो सुई धागा से आप याद रख सकते हैं कि सुई और धागा के समय में क्या हो, तो काठ के ऊपर लिखने का प्रयास किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में चूंकि भारत में लिखने के लिए कोई पेपर इजाद नहीं हुआ था, इस वजह से चीन से होते हुए भारत जो पेपर है वो 13वीं शताब्दी में आती है दिल्ली सल्तनत के काल में। और लेकिन उसके पहले जो है भारत में
ताल पत्रों के ऊपर, अर्थात जो पाल्म ट्री होते थे, खजूर के पेड़, उसके ऊपर जो है वो लिखा जाता था। तो खजूर के पत्रों को जो है वो संस्कृत में जो है वो क्या कहा जाता था, तो उसे ताल पत्र कहा जाता था संस्कृत में, और तमिल में उसे क्या कहा जाता था, तो उलई। और तमिल में एक और शब्द का था तमिल, ये तमिल में ताल पत्रों को क्या कहा जाता था, तो ताली कहा जाता था, ताली। तो तमिल और ताली दोनों से आप याद रख सकते हैं कि तमिल ताल पत्रों को जो है तमिल भाषा में क्या कहा जाता था, ताल पत्र को तमिल भाषा में ताली का नाम दिया गया। तो ताली और ताल पत्र से आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो एक पल्माइरा लीफ थी, पल्माइरा, तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पल्माइरा एक प्रकार का वृक्ष है, और उससे जो पल्माइरा एक प्रकार का वृक्ष है, और उस वृक्ष से जो छाल होते हैं, उनसे जो पत्ते होते हैं, उस पत्तों के ऊपर जो है लिखा जाता था। एक विशेष केमिकल में उसे भिगोने के बाद उसके ऊपर लिखा जाता था। तो पल्माइरा लीफ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इजिप्ट में हुआ था। पेपाइरस के ऊपर लिखा जाता था। पेपाइरस क्या होता है, तो पेपाइरस जो है ये एक शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण। पेपाइरस इजिप्ट। तो लिखित दस्तावेज अगर इतिहास में सबसे ज्यादा किसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो पत्रों के ऊपर लिखी गई हो, तो और जिसकी सारी सभ्यता की जानकारी सिर्फ पत्रों पर ही आधारित हो, तो वो हमें जो है वो इजिप्ट से मिलती है। और इजिप्ट में जो पत्र प्राप्त होते हैं, जिसके ऊपर इतिहास लिखा गया, तो उसे पेपाइरस कहा गया। और पेपाइरस कहाँ से प्राप्त होता था, वो पल्माइरा लीफ से प्राप्त होता था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इजिप्ट में था वो जो है बहुत सारे ताबूत थे, या फिर जो इजिप्ट का जो 100 गृह था, वहाँ पे 100 गृह के ऊपर प्राचीन लिपि में लिखी गई बातें थी, जिसे हाइरोग्राफिक्स भी कहा गया। और हाइरोग्राफिक जो है 3250 ईसा पूर्व के आसपास में उसका उदय हुआ था। तो ये हम लोग के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये पल्माइरा है, और ये जानना आवश्यक है पेपाइरस के बारे में। तो आज के क्लासेस के लिए इतना ही। कुछ टेक्निकल समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगे बोर्ड पे, बीच में चमक कुछ होगा, तो उसे मैं अगली बार ठीक करने का प्रयास करूंगा। और जो भी मैंने आज जो पढ़ा है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF के फॉर्म में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आप जो है अगले क्लासेस तक आप इन चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे और शेयर करेंगे। और कहीं पर भी समस्याएं होंगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और अपने स्टडी में जो है वो सुधार कर सकूं। तो फिर मिलता हूं मैं अगली क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू।